जनवरी की कड़ाकेदार ठंड पौष का महीना चल रहा था। ठंडी रातें सीधी हड्डियों में उतर रही थीं। शहर के बाहर पुराने बस अड्डे के पास एक टूटी सी सड़क किनारे रघु अपनी छोटा सा पानी पूरी का ठेला लगाता था। दिन में भीड़ कम होती, मगर रात में, खासकर ठंडी रातों में, कोई कोई ही ग्राहक आता था। रघु गरीब था, पर ईमानदार उसी ठेले से उसकी बूढ़ी माँ कुसुम और 8 साल की बेटी पिंकी के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। उस रात चांद बादलों के पीछे छुपा था। कोहरा सड़क पर रेंग रहा था, जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो, और उसी कोहरे में छुपी थी एक ऐसी कहानी जो रघु की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। ठेले के नीचे जलती अंगीठी से धुआं उठ रहा था। रघु अपने हाथ सेंकते हुए बुदबुदाया, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। ऊपर से कोई ग्राहक भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है। तभी अचानक पास से एक कुत्ता भौंकता हुआ गुजरता है। सड़क पर सन्नाटा था। दूर कहीं ट्रेन की सीटी गूंजी, लंबी लेकिन उदास, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। रघु घड़ी की ओर देखता हुआ, आधा घंटा और फिर घर चला जाऊंगा। माँ इंतजार कर रही होगी। पता नहीं बेटी पिंकी ने खाना खाया होगा या नहीं। तभी कोहरे के बीच से किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई चलते हुए रघु के पास आ रहा हो। रघु ने सिर उठाया। कोहरे से एक लंबा सा आदमी निकला। कपड़े थोड़े पुराने, चेहरा थोड़ा मासूम लेकिन डरावना, आधा धुंध में ढका हुआ था। भाई साहब, पानी पूरी मिलेगी क्या? बहुत भूख लगी है। आवाज ठंडी थी, मानो किसी कुएं की गहराई से आई हो। उस आदमी के सिवा वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो आदमी धुएं से निकल कर आया हो। हाँ साहब, मिल जाएगी। यही खाना है या पार्सल कर दूं? कितनी प्लेट चाहिए? अरे भाई, घर ले जाकर किसे खिलाऊंगा? यही खाना है, 6 प्लेट, और पानी ज्यादा तीखा रखना। रघु ने पानी पूरी बनानी शुरू की। उसकी उंगलियां ठंड से कांप रही थीं। अजनबी की नजर ठेले पर नहीं, बल्कि रघु के चेहरे पर टिकी थी। पलक बिना झपकाए वो रघु को देख रहा था। साहब, आप यहीं आसपास रहते हो क्या? इस वक्त कहाँ से आ रहे हो, वो भी पैदल चलकर? अजनबी रघु की ओर देखता हुआ मुस्कुराया, पर मुस्कान में गर्मी नहीं थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। ऐसा लग रहा था, यहीं रहता हूँ, पर बहुत दूर से आया हूँ। चलते चलते थक गया, इसलिए तुम्हारा ठेला खुला देखा तो यहाँ चला आया। रघु को अजीब सा लगा, लेकिन उसने बात करते हुए पकौड़े की प्लेट आगे बढ़ाई। ये लीजिए साहब, आपकी पानी पूरी तैयार है। अजनबी ने पानी पूरी मुंह में रखी और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वो थोड़ी देर रघु को घूरता रहा। ठीक वैसा ही स्वाद है जैसा उस रात स्वाद आया था। रघु के हाथ रुक गए। वो सोचने लगा, उस रात मतलब में तो इस आदमी को पहली बार देख रहा हूं, तो ये किस रात की बात कर रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं है? कौन सी रात साहब? हम तो पहली बार मिल रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। अजनबी ने पैसे रखे, लेकिन सिक्के नहीं, पुराने जंग लगे नोट थे। जिस रात सब कुछ जल गया था, मैं यही पानी पूरी खा रहा था। इतना बोलकर वो आदमी वहां से जल्दी जल्दी जाने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाके वो आदमी अचानक वहां में घुल गया। रघु को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई आदमी हवा में गायब कैसे हो सकता है। रघु डरते हुए अपना ठेला समेट लेता है और घर की चल देता है। रघु की झोपड़ी के अंदर लालटेन जल रही थी। माँ कुसुम खांसते हुए बैठी रघु का इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों हो गई बेटा? आज ठेले पर ज्यादा ग्राहकी थी क्या? नहीं अम्मा, आज एक अजीब आदमी आया था और वो अचानक हवा में गायब हो गया। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। रघु बेटा, आदमी दिखने में कैसा था? कहीं दुबला पतला और ठंडी आंखें वाला तो नहीं था? हाँ अम्मा, आपको कैसे पता? बिल्कुल वैसा ही था वो आदमी, लेकिन देखने पर थोड़ा अजीब लग रहा था। कुसुम ने कांपते हाथों से माला पकड़ी और धीमी आवाज में रघु बोली, बेटा, वो आदमी वापस ठेले पर आए तो उसे दूर ही रहना। वो बस अड्डे का नहीं है। वो आदमी कितने लोगों को चल चुका है। मतलब क्या? अम्मा, आप कहना क्या चाहती हो? थोड़ा खुलकर बताओ। 20 साल पहले वहाँ एक आग लगी थी। एक गरीब पानी पूरी वाला जिंदा जल गया था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। तभी अचानक हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ डगमगाने लगी। अम्मा की बातें सुनकर रघु और भी डरने लगता है, लेकिन रघु अम्मा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और चुपचाप सो जाता है। अगली रात और भी ठंडी थी। कोहरा इतना घना कि 2 फीट आगे भी दिखाई देना मुश्किल लग रहा था। रघु ने मन किया कि आज की रात ठेला नहीं लगाऊंगा, मगर पिंकी की स्कूल फीस का ख्याल उसके मन में घूम रहा था। रघु अब चारों तरफ से मजबूर हो चुका था। उसको न चाहते हुए भी ठेला खोलना पड़ेगा। हे भगवान, क्या मुसीबत है! अगर मैं काम पर नहीं गया तो पिंकी की स्कूल फीस नहीं भर पाऊंगा।
और अम्मा के लिए भी तो दवाएं लानी पड़ेगी। जो होगा वो देखा जाएगा। रघु परिवार की ओर देखता हुआ उस रात भी अपना ठेला लगता है, इस उम्मीद में कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो घर का गुजारा चलता रहेगा। रघु डरते हुए घड़ी में देखता है, घड़ी का कांटा 10 पर आके रुका था। तभी अचानक दूर से वही आदमी आते हुए दिखाई देता है जो कल रात आया था। रघु उसे देखकर चौंक जाता है। अरे रघु, आज भी तुम्हारा ठेला खुला, देखा तो चला आया। आज भी पानी पूरी खिला दो, बहुत भूख लगी है। उसे सामने खड़ा देख रघु की रूह कांप गई। आखिर ये आदमी आता कहाँ से है? धुंध से निकलता है और धुंध में गायब हो जाता है। कहीं ये कोई छलावा तो नहीं है? रघु उसकी तरफ देखते हुए। साहब माफ करना, आज पानी पूरी नहीं खिला पाऊंगा। आज देर हो रही है, फिर किसी दिन आना आप। अरे रघु, डरो मत, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। आज ज्यादा प्लेट नहीं खाऊंगा, बस 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो, बहुत भूख लगी है। बात करते हुए आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी मुस्कान फैलती चली गई, जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो। ऐसा लग रहा था। डर तो उस रात भी लगा था जब आग ने मेरा सब छीन लिया। मैं और मेरी पत्नी चिल्लाते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंगीठी की आग अचानक तेज भड़क उठी। चारों तरफ डर का माहौल फैल गया। ठेले के पास कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रघु और वो अजनबी खड़े थे। उसका चेहरा झुलसा हुआ, काला और जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी। मैं वही हूँ जो उस रात आग में जल गया था। मेरी आत्मा अभी तक यहाँ भटक रही है। आप कौन हो और क्यों मेरे ठेले पर बार बार आके मुझे परेशान करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं भी कभी पानी पूरी बेचता था। मेरा नाम मोहन था। उस रात सभी लोगों ने मिलकर मेरे ठेले को आग लगाई थी। हवा में हड्डियां जलने की गंध फैलने लग गई। रात का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। दूर कहीं से बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस रात कुछ लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था और मेरा ठेला भी जला दिया था। कोई बचाने के लिए सामने नहीं आया। सब लोग खड़े खड़े देखते रहे। पर मुझसे क्या चाहते हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं थोड़ी तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी आत्मा को शांति दिलाओ, नहीं तो मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा। आज या तो मुझे मुक्ति मिलेगी या तुम सब भी जलोगे। मैं अपना बदला कभी भूलूंगा नहीं। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। थोड़ी देर में बिजली वापस आ जाता है, लेकिन वो आदमी वहां पर नहीं था। रघु के पैरों तले जमीन खिचक गई। रघु जल्दी जल्दी अपना ठेला समेट के वहां से अपनी पूरी ताकत लगे के घर की ओर भागने लगता है। अगली सुबह की धूप बस अड्डे पर फैल तो रही थी, लेकिन ठंड अब भी हवा में जमी हुई थी। रघु अपने घर बिस्तर में बैठा रात वाली बात याद करता। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अजनबी की आत्मा भले ही शांत हो गई थी, मगर उसका डर रघु के भीतर जिंदा था। बाबा, आज रात आप घर लौटे तब कुछ जलने की बदबू आ रही थी। डर मत बिटिया, अब सब ठीक हो जाएगा। वो तो पड़ोसियों ने कुछ जलाया होगा बेटा। मुझे भी बदबू आ रही थी। लेकिन उसके शब्दों में खुद उसका भरोसा नहीं था। रघु खुद डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोपहर होते होते बस अड्डे पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। अरे भाई, तूने सुना क्या? उस पानी पूरी वाले की आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। रमेश में उसे एक बार देखा, तब से रमेश बेहोश हो पड़ा है। कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं वो रात में निकलता है और लोगों के साथ चल कपट कर है। इसलिए मैंने रात को घर से निकलना ही बंद कर दिया है। रघु को महसूस हुआ कि ये दोनों आदमी उसी छलावे की बात कर रहे हैं जो मैंने कल रात देखा था। रघु की नजरें उन दोनों आदमी पर टिकी थीं। उस रात भी ठंड पहले से ज्यादा भयानक थी। अंगीठी जलाने पर भी हाथ सुन्न थे। रघु इधर उधर देखता हुआ ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। हे हनुमान दादा, आज फिर वो छलावा देखने नहीं मिले तो अच्छा है। मेरी रक्षा करना भगवान। तभी हवा भारी हो गई। कोहरा जमीन से उठकर इंसानी शक्ल लेने लगा था। रघु चुपचाप खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था। अभी किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुक्ति सबको नहीं मिलती, मैं अभी तक भटक रही हूँ। रघु का कलेजा बैठ गया। कोहरे से एक और चेहरा उभरा। औरत का जले हुए कपड़े, खाली आंखें, लेकिन बेहद ही डरावनी। मैं सरोज हूँ, मोहन की पत्नी। मैं कई दिनों से भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दे दो। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आप सब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे किसी की मदद नहीं करनी है। मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरा दोष बस इतना था कि मैं गवाही देने जा रही थी और मुझे भी साथ जला दिया गया। दूर कहीं बच्चे के रोने की आवाज गूंजी।
सरोज ने बताया कि कैसे बस अड्डे के कुछ दबंगों ने जमीन हड़पने के लिए मोहन और उसके परिवार को मिटा दिया। इंसाफ आधा नहीं होता रघु। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी हम ऐसे ही लोगों के साथ छल करते रहेंगे। आसपास की लाइटें एक एक कर बुझने लगीं। जैसा लग रहा था जैसे रात भी रघु को निगलने लगी थी। घर पर पिंकी बुखार में तप रही थी, वो नींद में बड़बड़ा रही थी। आग लग गई बाबा, भागो वहां से। पास बैठी कुसुम ने कांपते हाथों से पानी छिड़का, पिंकी के ऊपर छिड़का। हे भगवान, ये आत्माएं अब बच्ची को भी नहीं छोड़ रही है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। रघु बस अड्डे के बीच खड़ा था, अकेला निहत्था और आंखों में डर शाप झलक रहा था, लेकिन उसके कंधे पर एक बेटा और बाप होने की जिम्मेदारी खड़ी थी। जो भी दोषी है सामने आओ, वरना मैं सच्चाई पूरी दुनिया को बता दूंगा। तभी अचानक हवा में हंसी गूंजी। कई आवाजें एक साथ, जैसे पूरा गांव मिलकर चिल्ला रहा हो। रात के ठीक 12 बजे अड्डे के बीच आग की लपटें उठीं। बिना ईंधन के सरोज और मोहन की परछाइयां आग में नाच रही थीं। अब फैसला होगा, या तो हम मुक्त होंगे, नहीं तो हमारे गुनहगार भी जल के खाक हो जाएंगे। रघु की आवाज सुनकर वहां पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग डर के मारे टूट गए। एक बूढ़ा आदमी रो पड़ा। हमसे गलती हो गई, हमने सच दबाया था बेटा, हम माफी के भी काबिल नहीं हैं। लेकिन असली गुनहगार अब भी चुप थे। आग अचानक बुझ गई। कोहरा फिर छा गया। दूर दूर से झींगुरों की आवाज कानों में गूंजने लगी थी। रघु, आज तो बस गए, लेकिन अगली ठंडी रात आखिरी होगी। याद रखना, हम अपना बदला जरूर लेंगे। ऐसा बोलकर दोनों वहां से हवा में गायब हो जाते हैं। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। रघु जान गया था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो फिर लौटेंगे, ठंडी रातें लौटेंगी, आग फिर जलेगी और इस बार कोई नहीं बचेगा।